नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ईएसबी द्वारा जारी सिलेबस पर आधारित सामाजिक विज्ञान का अगला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। साथ ही हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस ईएसबी द्वारा सिलेबस पर आधारित हैं, जिन्हें आप आसानी से कम समय में पढ़कर और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सिंपल सा उत्तर है लाभ कमाना और वैश्विक स्तर पर उत्पादन का विस्तार करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसीज, यानी कि जो एक से अधिक राष्ट्रों में उपलब्ध होती हैं, ऐसी कंपनियां। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आमतौर पर वहां उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं जहां क्या हो? तो सभी उत्तर राइट है इसके। पहला है बाजार नजदीक होना चाहिए, कम लागत आय पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, और सरकारी नीतियां उनके अनुकूल हों। अगला प्रश्न है, कारगिल फूड्स जो एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ने किस भारतीय कंपनी को खरीदा है? तो उसका उत्तर है पारक फूड्स को जो है कारगिल फूड्स, जो अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसने भारतीय कंपनी जिसका नाम है पारक फूड्स को खरीदा है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को क्या करता है? जोड़ता है। विदेशी व्यापार जो है विभिन्न देशों में आपसी सहयोग से बाजारों को जोड़ता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वही वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। क्या परिभाषा है वैश्वीकरण की? कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है, उसे वैश्वीकरण कहा गया है। फोर्ड मोटर्स कंपनी भारत में किस वर्ष आई थी? 1995 में। तो फोर्ड मोटर्स जो है, आपने सुना होगा कभी नाम, तो बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। 1995 में यह भारत आई थी। फोर्ड मोटर्स ने भारत में अपनी कारें बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देकर उत्पादन क्यों करवाती है? लागत कम करने और अधिक लाभ कमाने के लिए। परिवहन प्रौद्योगिकी में प्रगति ने वैश्वीकरण को कैसे बढ़ावा दिया है? तो वस्तुओं को दूर दराज के बाजारों में तेजी से और कम लागत पर पहुंचाना संभव हुआ है परिवहन प्रौद्योगिकी के कारण। अब देखिए, यह प्रश्न जो है इन चैप्टर्स के ऐसे हैं कि यदि आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है, तो आप प्रश्न को सावधानी से पढ़कर और उत्तर के जो विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सटीक होगा, प्रश्न को समझना पड़ेगा। अगर आपने प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझ लिया, तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न आसानी से राइट हो जाता है। कॉमन सेंस पर आधारित यह प्रश्न है। लंबी दूरी पर वस्तुओं के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब लंबी दूरी पर आपको वस्तुएं भेजनी है, तो कैसे भेजोगे? तो सिंपल ही है, कंटेनर्स का उपयोग करोगे, ताकि जो है कोई वस्तु से छेड़छाड़ नहीं करे और पैक रहे वस्तु, चाहे बारिश का मौसम हो या कैसा ही मौसम हो, और आपकी वस्तुएं लंबी दूरी पर सुरक्षित पहुंच जाएं। ये इस प्रकार से कॉमन सेंस पर आधारित अधिकतर प्रश्न आएंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल हैं, तो ये सभी जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। कंप्यूटर और इंटरनेट है, मोबाइल है, टेलीकॉम है, उपग्रह जिसे हम सैटेलाइट कह सकते हैं, ये सब जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। अगला प्रश्न है, लंदन के पाठकों के लिए एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जाती है, यह किसका उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से सेवाओं का वैश्वीकरण किया गया है। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स और इंटरनेट बैंकिंग ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है? तो देखिए, ई कॉमर्स क्या होता है, अगर ये आपको पता है,
तो इसके उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। या फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पता होगा। इंटरनेट बैंकिंग के जैसे मोबाइल से फोन पे वगैरह आप चलाते हैं, गूगल पे, भारत पे, तो लेन देन तीव्र होता है, सुलभ होता है और वैश्विक बना दिया है, यानी कहीं पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स जो ऑनलाइन आप खरीदारी करते हैं, यानी कि मोबाइल पर ही आप जो है किसी भी जगह या कोई भी ऐसी वेबसाइट है जहां आपको वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, बहुत ही फेमस वेबसाइट्स जो है उपलब्ध है आजकल, तो उनके माध्यम से वस्तुएं आप खरीदते हैं और वो वस्तुएं सीधे आपके घर पर डिलीवर्ड हो जाती हैं। वो ई कॉमर्स के उदाहरण है। ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सी हैं, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध क्यों लगाए थे? देश के नए उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए। व्यापार अवरोधक का एक सामान्य उदाहरण है आयात कर। इंपोर्ट टैक्स, व्यापार अवरोधक जो है उसका एक सामान्य उदाहरण क्या है? आयात कर। निर्यात करना, आयात करना, स्थानीय स्तर और जीएसटी। तो निर्यात और आयात जो है ये हमें समझना पड़ेगा कि व्यापार अवरोधक क्या बोलता है। तो आयात, किसी वस्तु को जो है आयात किया जाता है तो उस पर जो टैक्स दिया जाता है वह व्यापार का अवरोधक है, यानी व्यापार की रुकावट है। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और निवेश पर से प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय किस वर्ष लिया? 1991 में लिया। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? अब ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। नई आर्थिक नीति, पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और उनके समय में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उदारीकरण के बाद भारतीय उत्पादकों को क्या लाभ या चुनौतियां मिली हैं? तो उन्हें वैश्विक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है, जिससे गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आयात कोटा से क्या अभिप्राय है? आयात की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम मात्रा या सीमा तय करना, यानी कि कोटा निर्धारित करना कि इतनी अधिकतम मात्रा में आप वस्तुओं को आयात कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना और इसके लिए नियम बनाना। तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विकसित देशों की पहल पर इसे शुरू किया गया था। वर्तमान में WTA में कितने सदस्य देश हैं? लगभग 164 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। विकासशील देश अक्सर WTO पर क्या आरोप लगाते हैं कि विकसित देशों ने अनुचित रूप से व्यापार अवरोधक बरकरार रखे हैं और नियम भेदभाव पूर्ण है। वैश्वीकरण के कारण भारत के शहरी क्षेत्रों के किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ है? धनी वर्ग के उपभोक्ताओं और कुशल पेशेवरों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेष औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। सेज में स्थापित कंपनियों को शुरुआती कितने वर्षों तक कर नहीं देना पड़ता है? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जो है अपना कार्य करती है, जिसका उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में क्या बदलाव किए हैं? कंपनियों को लचीलापन प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये सभी जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो विभिन्न देशों में भी अपना कारोबार करती हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, टेक्स बेनी है, रेन बेनी है। एशियाई खेलों या वैश्विक स्तर पर एशियाई बाजारों में
खिलौनों के मामले में किस देश ने भारतीय बाजार पर बड़ा प्रभाव डाला है? चीन ने। भारतीय बाजार में चीनी खिलौनों के आने से किसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? भारतीय खिलौना उत्पादकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वैश्वीकरण के कारण भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार और विकास देखा गया है? तृतीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र जैसे आईटी और कॉल सेंटर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह आपने यदि हमारा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और पशुपालन मुख्यतः आते हैं, और द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग आते हैं, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसमें विशेष रूप से समझाया गया है। वैश्वीकरण और कड़ी प्रतिस्पर्धा ने छोटे उत्पादकों जैसे कैपेसिटर, प्लास्टिक, बैटरी निर्माताओं को कैसे प्रभावित किया है? कई छोटी इकाइयां बंद हो गई हैं और लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। वैश्वीकरण के दौर में श्रमिकों के रोजगार की स्थिति क्या हो गई है? तो श्रमिक जो हैं वह अनिश्चित और लचीली स्थिति में आ गए। श्रमिकों का रोजगार जो है अनिश्चित हो गया, यानी कि हम निश्चित रूप से उनको स्थायी रोजगार मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। कपड़ा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों पर क्या दबाव डालती हैं? तो न्यूनतम लागत पर और बहुत कम समय में डिलीवरी देने का। लागत कम करने के लिए गारमेंट निर्यातक आमतौर पर क्या करते हैं? श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रखते हैं और लंबे समय तक काम कराते हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य? जो सभी के लिए अवसर पैदा करे और यह सुनिश्चित करे कि लाभों में सबकी हिस्सेदारी हो। न्याय संगत वैश्वीकरण सुनिश्चित करने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? सरकार की नीतियों की। सरकार छोटे उत्पादकों की कैसे मदद कर सकती है? तो देखिए, प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जो छोटे उत्पादक हैं तो क्या होगा, जब तक वे मजबूत ना हो जाएं तब तक उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए व्यापार अवरोधकों का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन को क्या कहा जाता है? प्रवासन या अंतरराष्ट्रीय प्रवासन कहा जाता है। आप्रवासन। लोग आमतौर पर एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं? बेहतर आय की तलाश में, बेहतर नौकरियों की तलाश में, बेहतर शिक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला नहीं है? व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देना। आईटी का पूर्ण रूप क्या है जिसने वैश्वीकरण में क्रांति ला दी है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग क्या है? किसी तीसरी पार्टी या विदेशी कंपनी को कम लागत पर सेवाएं सौंपना। सुंदरम फास्टनर्स किस चीज की बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी है? ऑटोमोबाइल के पुर्जे बनाती है, नट और बोल्ट। सुंदरम फास्टनर्स। यदि कोई देश किसी अन्य देश की वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क लगाता है तो बाजार में उन वस्तुओं की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। अभी आपने देखा होगा अमेरिका द्वारा जो है आयात शुल्क यानी कि टैरिफ को बढ़ा दिया गया, जिससे भारतीय बाजारों में कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के लोगों ने न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए किस प्रकार आवाज उठाई? बड़े अभियानों और जन संगठनों के माध्यम से, डब्ल्यूटीओ के फैसलों को प्रभावित करके। तो इस प्रकार जो है वैश्वीकरण से रिलेटेड टॉपिक के प्रश्न आज हमने पढ़े, और इनको आप केवल कॉमन सेंस से भी हल कर सकते हैं यदि आप एक बार दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।